नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आज हमारा विषय प्राकृतिक भोजन है, विष रहित भोजन भी कह सकते हैं। हम पैदा होने के बाद और मृत्यु से पहले तक दूध का सेवन करते हैं। क्या ये दूध वाकई हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप बन चुका है? हम देसी गाय और जर्सी गाय में फ़र्क क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आज जो हम सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं, क्या वाकई ये हमारे लिए सुरक्षित है? हमारा चर्चा का विषय भी आज यही है। और जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अतुल अग्रवाल जी, जो नागदा गौ मंदिर के सचिव हैं। आइए हम मिलते हैं अतुल अग्रवाल जी से और जानते हैं कि प्राकृतिक भोजन क्या होता है। नमस्कार अतुल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन काल में हम लोग देखते थे कि हमारे दादा परदादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। उनका एज ऑफ लाइफ जो था वो भी काफ़ी लंबा हुआ करता था। और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पे हमारा मेन फूड अगर बोला जाए तो दूध होता है। और कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि जो दूध है उसमें बोल रहे हैं कि दूध नहीं, ये जहर है। और आपसे मैं चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ कि देसी गाय और जर्सी गाय, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार अग्रवाल हुआ। मैं बेगूसराय से रिलेटेड करता हूँ। ऐसा है ना कि देसी गाय और जर्सी गाय में जो ये अंतर है ये 1970 के आसपास से होना स्टार्ट हो गया था। हमारे यहाँ जो देसी गाय हुआ करती थी उसकी एक अपनी पहचान है, उसी से सब जुड़े रहते थे। हमारे यहाँ जितने भी किसान थे या परिवार था, हर घर में एक गाय हुआ ही करती थी और उनकी खेती खुद की भी हुआ करती थी। वो लोग खुद खेती करते थे, उसी के गोबर से ही खाद के रूप में उसको प्रयोग करके अनाज उगाया करते थे। और वो लोग जो अनाज उगाते थे ना, तो वो अनाज जो है वो सारा खुद का तैयार किया हुआ बीज के द्वारा होता था। अब बीज क्या है कि मार्केट में बिकता है और वो भी हाइब्रिड बीज बिकता है। अपने यहाँ जो अनाज होता था वो अनाज मिलेट्स के रूप में हम लोग उसको कहते हैं मिलेट्स, और उसमें कुछ भी नहीं लगता है। वो उसको उगाने में कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर उसको गोबर मिल जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, जो हार्मलेस हैं, वो डेवलप होते हैं और हम लोगों को अच्छा अनाज मिलता है। रहा बात देसी गाय का, तो देसी गाय के बारे में एक भ्रांति फैला दी गई कि देसी गाय दूध कम देती है। दूध कम देती है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि दूध, लेकिन वो फैक्ट्री भी तो नहीं है दूध की ना। और अगर जब हम लोग पुराने साक्ष्य को देखते हैं तो कोई भी देसी गाय जो अपने बिहार की जो प्रजाति है उसको गंगा तेरी कहते हैं, बाछोर कहते हैं, वो भी 20-20 लीटर तक दूध दिया करती थी। और दूध जो है ये एक संपूर्ण आहार है, ना कि कोई सब्स्टिट्यूट है। हम लोग जो दूध पीते हैं, अगर आपको देखना हो तो हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो पिछले 20 साल 30 साल से सिर्फ दूध पी के ही जिंदा है। तो इससे क्यों नहीं एक संपूर्ण आहार कहा जाए? और कहा भी जाता था कि दूध पीने वाला आदमी हमेशा बलशाली होता है, स्वस्थ होता है। तो इसी क्रम में जब ये जर्सी का इंट्रेंस हुआ तो इसे घर जब घुसाया गया तो इस पर काफ़ी सरकार का भी मदद मिला और सब्सिडी वगैरह दे के उसको घर में ये बताया गया कि इसका दूध काफ़ी ज़्यादा होता है, ये है वो। लेकिन जब किसान भी लालच में पड़ते चले गए और जब किसी चीज़ में व्यवसाय घुस जाता है ना, तो वो चीज़ें ख़राब होती ही चली जाती हैं। ऐसा ये नहीं बोला सकता कि ज़्यादा की चाह में, चाहे वो अनाज हो या दूध हो, ज़्यादा की चाह में हम कहीं और जा रहे हैं। निश्चित जी। अगर फिर भी इसी क्रम में हम लोग जब किसान को बताते हैं कि ये अपनी जो गायें हैं इसमें दिक्कत क्या थी, वो खुद बोलते हैं। मतलब पुराने जो किसान हैं वो खुद हमें बताने लगते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, ये गाय कभी बीमार नहीं पड़ती है, इसको बच्चा देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गाय जो है 20-20 बच्चा तक देती है, खाती भी कुछ नहीं है, खर्चा कुछ नहीं है। जब हम लोग कहते हैं उनको, जब आप सब चीज़ कहते हैं तो फिर उसको रखते क्यों नहीं है? और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ तो गौशाला में जो दूध है वो 80 रुपीज़ पर लीटर है। और हम लोग किसान को भी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आप दूध उत्पादन करते हैं तो हम लोग आपसे परचेज कर लेंगे अच्छे रेट पे। तो जब कैलकुलेशन पूरा समझाया जाता है उन लोगों को, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, वास्तव में ये प्रॉफिटेबल है, हाई प्रॉफिटेबल है। लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा, और हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जिस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बहुत वो नज़दीक है वो समय जब हम लोग उसको पूर्ण स्थापित कर पाएंगे। जी अतुल जी, ये जो आप लोगों को बताते हैं, इसका कोई एक स्पॉट होगा, उसके बारे में हमें बताएं कि वहाँ से ये मार्गदर्शन सबको मिल रहा है। इस स्पॉट को हम लोगों ने डेवलप किया है नागदा, एक जगह है कपस्या चौक पे। जी, कपस्या चौक पे नागदा में हम लोगों ने डेवलप किया है। वहाँ पर गौ मंदिर नाम का एक जगह बनाया है। जी, ये गौशाला है। जी, गौशाला नहीं कह सकते हैं। गौशाला में और गौ मंदिर में अंतर क्या है? अंतर गौ मंदिर और गौशाला में ये है कि गौ मंदिर जो है वो खुद हम लोगों ने जो डेवलप किया है, कुछ मित्रों ने मिलकर आपस में उसको डेवलप कर रहे हैं, और हम लोग किसी प्रकार का भी सरकारी जो सहायता वो नहीं लेते हैं। और गौशाला जो होता है ना, वो सरकारी सहायता पे चलता है। सरकार उसे एक निश्चित फंड देती रहती है और उस पर ही वो चलता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार में एटलीस्ट कम से कम एक भी गौशाला खुद पे डिपेंडेंट नहीं है।
जबकि जो गाय होती है ना वो काफ़ी चीज़ हमें देती हैं, वो गोबर भी देती हैं, गौमूत्र भी देती हैं, उसके अलावा दूध भी देती हैं। तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग अगर हम लोग सही जगह पे सही तरीके से करें तो उसका तरह तरह हम लोग को लाभ मिलता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि गाय के गोबर से हम लोग खाद भी बनाते हैं, गाय के गोबर से हम लोग धूप बत्ती भी बनाते हैं। जो धूप बत्ती बनती है ना उसमें अप टू 48% ऑक्सीजन होता है। एक आम इंसान को 23% ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये देखा भी गया है और हम लोग ये बढ़िया से जानते हैं। और तरह तरह के न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी ये बताया गया है कि जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं वो बांस की लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए। ये धर्म के हिसाब से भी गलत है और अपने साइंस के हिसाब से भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उसमें कार्सिनोमा भी पाया जाता है। कार्सिनोमा अपने जो उत्तक हैं उसको भी वो डेवलप करता है। तो ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि हर घर में वो बांस की बत्ती जल रही है, जबकि हम लोग गोबर से आराम से यूज उसको करके आराम से बत्ती जलाते हैं। और अच्छे हमारे जो यूजर्स हैं काफ़ी अच्छी बड़ाई भी करते हैं उसके। खाद का तो क्या कहना है, आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है किचन गार्डन का, कि हर आदमी चाह रहे हैं कि अच्छी सब्जी खाएं वगैरह, तो छत पे किचन गार्डन वगैरह लगाते हैं, जिसको हम लोग प्रमोट भी करते हैं। हम लोग उनको रास्ता भी बताते हैं कि किचन गार्डनिंग कैसे होनी चाहिए। उसके अलावा जो खाद की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें गाय के गोबर से हम लोग खाद जो तैयार करते हैं वही देते हैं। उसके अलावा गौमूत्र होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि गौमूत्र से हम लोग 16 तरह का गौमूत्र अर्क बना रहे हैं जो विभिन्न तरीके की बीमारियों में काम ये सब यहीं बनता है कि 100% हमारे यहाँ ही बनता है वो। और ये इसलिए करना होता है ना कि आप जो चीज़ दे रही है वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए और उसका सही उपयोग। अभी तो आयुर्वेद भी हो चाहे पंचगव्य हो, जितनी जगह भी है सब जगह बताया जा रहा है कि कैंसर हुआ या कुछ भी हुआ तो गौमूत्र का सेवन करना ही चाहिए। ऐसा तो साइंस भी और मेडिकल भी कह रहा है। तो अब लोग जो खरीद रहे हैं तो उनको सिर्फ एक तरह का गौमूत्र मिल रहा था, लेकिन हम लोग इस पर जब रिसर्च किए तो हम लोग 16 तरह का गौमूत्र अलग अलग तरीके का तैयार किए हैं और जो कि अलग अलग बीमारियों में काम कर रहा है और अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है उससे। तो इसी तरीके से हमें गोबर का भी पैसा मिल जाता है, हमें गौमूत्र का भी पैसा मिलता है। और दूध जो है वो भी किसानों के हित के लिए हम लोगों ने इसका रेट 80 रुपीज़ पर लीटर रखा है। तो इसी बहाने क्या होता है कि हम लोगों तक किसान तक को बता पाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। और हम लोग इतना ही नहीं, हम लोग वहाँ पर चारे पे भी काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे यहाँ चारा होता है वो गाय को खाने के लिए जो चारा बताते हैं हम लोग, वहाँ पर 10 तरह का हम लोग चारा बताते हैं। वो 10 तरह का चारे में गुण क्या है ना कि आप एक बार उसको अगर लगा देते हैं तो जीवन भर में आपको फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ काटना आपका काम है। जिस तरह के आपने सब बताया, मुझे लगता है अधिकतर लोगों को ये ज्ञान है कि देसी गाय का दूध पीना चाहिए, मगर जहाँ पे व्यवसाय की बात आ जाती है तो लोग लोभी हो जाते हैं। इस लोभ को कैसे कम किया जाए? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। लेकिन आप ऐसा सोचें ना कि किसान को हम लोग जो कर रहे हैं जागरूक, तो इसी बहाने तो किसान तो रखना स्टार्ट कर रहे हैं और रख रहे हैं। और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि जो बड़े बड़े जो समाज में पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी अब खुद हमारे यहाँ से देसी गाय ले लेके भी जाने लगे हैं और वो लेके जाके अपने घर में रख के उसको शोभा समझ रहे हैं कि वास्तव में ये एक स्टेटस सिंबल भी कह सकते हैं और स्वास्थ्य भी है। और वो लोगों को बताते हैं कि देखो हम देसी गाय लाए हैं। जैसे मर्सिडीज की जो खुशी होती है अब वो देसी गाय रख के खुशी मिल रही है। ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर डिमांड बढ़ा तो फिर इसकी लोगों में मार्केट में इसका ये भी होगा लोगों अपने का। बिहार में तो गाय कम मिल पाती हैं। एक प्रजाति है जिसका साहिवाल नाम है, उसके बाद कांकरेज है, उसके बाद राठी होती है, तो उसके बाद अमृत महल है। तो ये सब गायें जो है ना हम लोग चूँकि हम लोग एक ट्रेनिंग वगैरह बराबर होती रहती है तो हम लोग का गुजरात राजस्थान वगैरह जाना बराबर होता रहता है। तो वहाँ पर वो लोग ने अपने ब्रीड को बचा के रखा है। वो जो है अच्छे काम कर रहे हैं और राजस्थान वगैरह में अच्छी गाय मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया हुआ उनसे। तो हम लोग जब किसी को बताते हैं तो हम लोग वहाँ का नंबर भी देते हैं वगैरह करते हैं। वो लोग खुद कांटेक्ट करके या फिर हमारे थ्रू वो हम लोग मंगवा के उनको देते हैं। इसी बीच में हमारे एक मित्र हैं मनीष जी और निखिल जी, वो लोगों ने मुजफ्फरपुर में ब्रीडिंग सेंटर भी खोला है। तो ब्रीडिंग सेंटर में क्या है कि आपको अपने पसंद की गाय मिलती है। आप जिस ब्रीड की भी आपको गाय चाहिए आप वहाँ से आराम से जाकर ले सकते हैं। जैसा कि आपने ब्रीडिंग बोला, तो जिस तरह से जर्सी गाय का इतने दिनों से चल रहा है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट देसी गाय का ब्रीड मिलेगा कैसे? इसीलिए तो ब्रीडिंग सेंटर का मैंने नाम लिया कि आपको सब प्रथम जानकारी जो चाहिए वो हमारे यहाँ से मिल ही जाएंगी। उसके अलावा जो आप ब्रीडिंग सेंटर का नाम मैंने बताया ना, वो वहाँ पे परफेक्ट ब्रीडिंग हो रही है। मतलब इतना क्रॉस हो चुका है क्या देसी गाय? नहीं, वो पता चलता है, वो एकदम पता चलता है। क्योंकि कितना भी क्रॉस होने के बावजूद ना, गाय की एक प्रकृति होती है कि गाय के पीठ पे एक गलकंबल होता है, गलकंबल उसके नीचे में, और पीठ के ऊपर एक कुंद होता है जिसे तो सूर्य केतु नारी होती है, काफ़ी वो पीठ उसका उभरा हुआ होता है।
तो पीठ उभरा हुआ के क्रम में क्या होता है, वो जो जर्सी गाय होती है आप देखेंगे कि उसकी पीठ एकदम सपाट होती है। अच्छा अतुल जी, आप ऐसा कह रहे हैं ना कि एक देसी गाय का जो रूपरेखा होता है वो हमें हमारे दर्शकों को बताएं। देसी गाय के सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग कि नाभि उसकी कितनी बड़ी है। नाभि के बाद उसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, वो नीचे तक छुई हुई होती है, और उसके गले की जो गलकंबल होती है वो काफ़ी झालरदार होती है, और उसके पीठ में जो कुंद होता है जिसे कि हम लोग सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं वो काफ़ी ऊंचा होता है। अच्छा, सूर्य केतु नाड़ी की जब चर्चा चल रही है तो आपको बताना जरूरी है कि एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है, विटामिन D3 की डिफिशियंसी। तो आप तो खुद समझ रहे होंगे कि विटामिन D3, तो ऐसा है ना कि विटामिन D3 जो होता है वो सूरज की रोशनी में पाया जाता है, और जो अपनी देसी गाय होती है वो उसके कुंद में ये शक्ति होती है कि वो सूर्य केतु नाड़ी उसको इसलिए कहा जाता है कि उसकी रोशनी को वो एब्जॉर्ब करती है। और ये भी आप भली बात ही जान रहे हैं कि कैल्शियम जो होता है वो विटामिन D3 के बिना अधूरा होता है, और दूध में कैल्शियम पाया जाता है, ये बात भी सब जान रहे हैं। तो दूध में जब कैल्शियम है और विटामिन D3 जब उसमें मिक्स हो रहा है तो दूध अपने आप में कंप्लीट होता है। जर्सी में ना गुम होता है, ना उसके शरीर उसका जो दूध पाया जाता है उसमें ना उतना कैल्शियम होता है। नतीजा क्या है कि बॉडी में ये अर्थराइटिस वगैरह, गठिया रोग वगैरह जो ज़्यादा मिलता जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, और विटामिन D3 की जो डिफिशियंसी है वो भी सबसे बड़ा कारण। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम लोग देख रहे हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वगैरह हैं और जो भी यूज कर रहे हैं देसी गाय के दूध का, उन्हें कोई विटामिन D3 की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा घर सीमांचल एरिया में है, तो वहाँ की जो देसी गाय होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और अगर उसकी तुलना हम यहाँ के देसी गाय से करें तो वो काफ़ी बड़ी होती है। तो क्या ये ब्रीड पे फ़र्क है क्या, कि वहाँ की जो गाय है वो असली देसी गाय है कि यहाँ की गाय है जो वो प्रकृति जो अपनी है ना वो बहुत अद्भुत है। वो प्रकृति अपने हिसाब से सब चीज़ डेवलप की है। प्रकृति को पता है कि कौन गाय कहाँ पे सेट करेगी। अच्छा, एक बात आप सुने होंगे कि बिहारी जो है वो सब पे भारी होता है। उसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है ना कि अपने चारों मौसम देखते हैं हम लोग। वो मौसम के अलावा तो है ना कि अपने यहाँ जो गाय हुआ करती थी ना उसका गंगा तेरी कहा जाता है। वो सफ़ेद कलर की गाय होती है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी एस्टपुट होती है। कहा जाता है कि उसका दूध सबसे ताकतवर और सबसे समझदार दूध होता है। इसीलिए जब अंग्रेज़ जब बिहार आए थे ना तो वो सबसे पहले बोले कि इतना बिहार इतना मतलब आगे क्यों है और बिहार के लोग इतने समझदार क्यों हैं, तो उन्हें पता चला कि ये गाय उसका कारण है, ये गाय इसका कारण है। तो वो लोग बनारस में जो है इसका पूरा ब्रीडिंग सेंटर ही बना दिया, और वो दूध जो पिया करते थे वो देसी मतलब कहने का है कि गंगा तेरी का ही दूध पिया करते थे। तो इससे समझ में आता है कि वो जब उसको फॉलो कर सकते हैं तो हम लोग उसको फॉलो क्यों नहीं कर सकते। अतुल जी, जैसे कि आपने ये बताया आपका कि एक रुचि प्राकृतिक खेती पे भी है, क्योंकि जब खाद की बात आती है, बिना खाद तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे फूड की अगर बात करें, जैसे किसी दूध में कोई मिलावट ना हो, तो वैसी सब्ज़ी और अनाज में भी मिलावट नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। हमारे यहाँ जो विशेष खेती हो रही है, चाहे वो सब्जी की हो चाहे मिलेट्स की हो, कुछ भी हो, तो हम लोग एक शब्द है देसी। तो गाय के साथ अनाज भी जो है ना वो भी देसी होती है और सब्जी भी देसी होती है। तो देसी सब्जी में सबसे बड़ा गुण क्या है ना कि उसको किसी विशेष खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना उसे कोई कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रकृति के हिसाब से डेवलप्ड होता है। हाइब्रिड जो है उसमें परेशानी है। तो वो परेशानी से क्या होता है कि उसे तरह तरह के कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग देते हैं तो अल्टीमेट घूम के वो हम लोग के पास अपने स्वास्थ्य को ख़राब करने में ही काम आती है। तो अगर हमें किचन गार्डनिंग करना है तो किचन गार्डनिंग में हम लोग देसी बीज यूज करें, देसी ही सब्जियां खाएं, तो उसे ये मेरा मतलब चैलेंज है कि उसमें किसी प्रकार का भी आपको कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी खाद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता हो कि नहीं हमको कुछ पोषण देना है तो वो गोबर भी आप डालने से काम आपका चल जाएगा। मैं जब बॉम्बे में थी तो उस वक्त एक ट्रेंड चला था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। क्या ये उसी तरह का है कि ऑर्गेनिक? 100% मतलब पुरानी चीज़ों को फिर से लाने का एक प्रयास है। नाम बदल दिया गया है उसका, ऑर्गेनिक कहा गया है। हम लोग उसको प्राकृतिक कहते हैं कि प्रकृति खुद ब खुद जो दे देती है वही अच्छा होता है। हाँ, उसका कॉस्ट भी जैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, उसकी थोड़ी कॉस्ट हाई रहती थी, और मगर लोग उसको प्रेफर करना शुरू कर दिया। उसका रीज़न होता है ना कि उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो जैसे टमाटर की बात करता हूँ, तो टमाटर का जो पौधा है वो औसत जो है हाइब्रिड का अगर होता है तो वो 15 kg तक दे देता है एक पौधा, और अपना जो ये देसी है ना वो 7 kg 6 kg तक ऐसा देता है। तो 6 kg देता है तो आपका खर्च भी तो नहीं है ना उसको उगाने में, आपको तो कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं, और हाइब्रिड वाले में तो आपको खर्च भी लगता है, उसका सब चीज़ है। तो चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा है इसलिए उसका रेट थोड़ा कम हो जाता है, ये मिलता भी नहीं है, तो विलुप्त होने के कगार पर भी है। तो लोग जो स्वाद जिन्हें पता है, जो देसी चीज़ की सब्ज़ी को पता है कि स्वाद कैसा होता है, तो वो स्वाद जिनको है तो उसको रेट भी वो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि तो अब सब्ज़ी की बात हो गई कि अनाज की बात है,
तो हमें तो अब एक दो ही अनाज है जो दिखते हैं, वो एक ट्रेंड में आ गए हैं, और जो पुराने हैं जैसे ज्वार हुए या फिर बहुत सारे हैं जो मम्मी पापा से सुनने को मिलता, वो हम लोग नहीं खाते हैं। तो उसके बारे में आप हमें बताएं। अनाज के बारे में हमें पता चला जब हम साउथ के प्रवास पे थे, तो वहाँ पर देखते थे खाने का टेस्ट एकदम अलग अलग तरह का मिलता था। तो बड़ा हमको होता था कि हम लोग के यहाँ तो गीला खाना ज़्यादा खाते हैं, खिचड़ी दलिया वगैरह, तो स्वाद एक डिफरेंट टाइप का आता था। तो प्रथम तो समझ में आया नहीं कि क्या वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। बाद में जब अनाज देखते थे हर किराने दुकान पे एकदम अलग अलग टाइप का, जी डिफरेंट ऑफ मतलब तो हमको लगा कि क्या चीज़ है। तो जब हम इंक्वायरी करना स्टार्ट किया तो लैंग्वेज इशू तो है वहाँ पे, फिर भी बात जब हुई तो समझ में आया कि वो लोग जो है अपने यहाँ, हम जब आए वो उसका सर्वे किए तो सांवा चावल हो गया, कोदो चावल हो गया, चीना चावल हो गया, उसके अलावा वो लोग रागी, जिसको मरवा हम लोग कहते थे, उसका नाम चेंज करके रागी हो गया। जबकि रागी काफ़ी क्रेज है, काफ़ी क्रेज है अभी तो मुंबई में, दिल्ली वगैरह में तो काफ़ी क्रेज है कि रागी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। जबकि रागी अपने यहाँ जब मरवा खरीदने जाएंगे ना तो 30-40 रुपये केजी आराम से मिल जाता है। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे। भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरानपंथी हैं, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। ये घर में शायद बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को। इस खान पान गरीबी, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने हर चीज में अमीरी गरीबी का भेद कर दिया, और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया। तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक, इतना बड़ी विकृति हमारे यहां आई है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं, जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था, वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। तो नाम चेंज हुआ है। उसके अलावा नाम के चेंज के रूप में हम लोग जही यूज किया करते थे पुराने समय में, अभी नाम चेंज होकर उसका हो गया है ओट्स। अभी ओट्स खाना लोग काफ़ी फैशन समझ रहे हैं और काफ़ी पैसा दे रहे हैं उसके लिए। उसी हिसाब में फिर एक होता है जौ, तो जौ को हम लोग बार्ली कहते हैं। तो बार्ली भी अपनी ज़िंदगी में जुड़ा है, बस नाम चेंज होता चला गया सब चीज़ का, और दाम में काफ़ी बढ़ गई है। मगर ये सारे जुड़े हैं, मगर वो दूसरे वे में जुड़े हैं, और डायरेक्ट मील तो अभी भी हमारे 80% लोगों में नहीं है। इस प्रयास को हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने क्या प्रयास किया है कि वहाँ जो अनाज मिलता है तरह तरह का, हम लोग 10 तरह का अनाज है, उसमें ब्राउन टॉप मिलेट्स होता है, फॉक्सटेल मिलेट्स होता है, उसके अलावा लिटिल फिंगर्स होता है, उसी में आपको रागी भी होता है, उसी में आपको ये बार्ली भी होता है। इवन कि मतलब पल्सेस में भी हम लोग बहुत एक ही दो पल्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग जब चावल की वैरायटी, हमको तो सुन के आश्चर्य ये हुआ कि अपने भारत में 4 लाख तरह की वैरायटीज हुआ करती थी चावल की। अभी हमारे नज़र में तो 2-3 तरह के यहाँ पे चावल हमने देखा है कि 2-3 तरह के चावल यूज होते हैं। एक उसना चावल कहता है, एक अरवा चावल कहते हैं, बासमती चावल है। लेकिन पता चला कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज हुआ करती थी और काफ़ी लोग उसको यूज किया करते थे। तो स्वच्छता का एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, और हम यूज भी जब वही चावल कर रहे हैं और उसी अनाज को कर रहे हैं तो फील भी होता है कि कभी भी वीकनेस जैसा नहीं लगता है और कभी भी भूख जैसा हमेशा फीलिंग नहीं होता है। और एक डॉक्टर खादरवली हैं, तो खादरवली जो डॉक्टर हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका अनाज का अपने शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता है, और वो सारे सिम्टम्स को, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे किसी प्रकार का भी बड़ा रोग हो, वो अनाज से ही ठीक करते हैं। तो उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनसे समझ में आया सारा चीज़ की क्या अनाज का क्या अपने शरीर पर फर्क पड़ता है। और उगने में भी काफ़ी आसान है ये जो मिलेट्स उगता है ना इसको विशेष कोई पानी की ज़रूरत होती है, न किसी खाद की ज़रूरत होती है। किसान क्या करते थे पुराने समय में कि एक बार सिर्फ खेत में बीज छोड़ दिया करते थे और उसको काटने के समय में जाया करते थे एक पानी छोड़ कर, तो उगना भी बहुत आसान है।
तो और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि अब हमारे अंदर मतलब हमारा जो पावर है, हमारा स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है, हम बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो सारा तो हमारा खाने पे डिपेंड है 100%। कि हम लोग बिल्कुल नकली खाना खा रहे हैं, नकली हर कुछ। पानी भी अब हम बहुत ROs एंड ये सब पी रहे हैं, एक पानी छोड़ के मुझे लग रहा है सब कुछ हम बदतर की तरफ ले रहे हैं। नहीं, पानी को भी आप अच्छा नहीं बता सकते हैं। पानी में क्या हो रहा है ना कि पानी में ये लोग RO जो कहते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पानी के अंदर में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो सब रिजर्व हो जाते हैं और पानी आपका खोखला होता है। एक सिस्टम के तहत हम आपको बताते हैं कि पानी कैसे काम करता है। पानी में जो मिनरल्स हुआ करता था ना, जब आप पानी पीते थे तो वो बॉडी में मिनरल्स जाके फिक्स हुआ करता था अपने अपने जगह पे। पानी का अपना का ना कोई रंग है, ना अपना कोई स्वाद है उसका, तो ना उसका कोई साइज है। तो वो क्या होता है ना कि जहाँ पे आप उसको जैसे सेट करना चाहेंगे वैसे सेट हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर उसमें आप नींबू गाड़ के देते हैं तो नींबू का स्वाद आ जाता है, उसमें आप कुछ मिलाते हैं तो उसका स्वाद हो जाता है। तो जैसे ही मिनरल्स खत्म हुआ तो वो पानी जो क्लासेज होते हैं उसके अंदर में, पानी के अंदर में, वो बॉडी के अंदर जब जाता है तो बॉडी के मिनरल्स को ही खुद में मिला लेता है और पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अभी आपने जो कहा कि बाल जल्दी बूढ़ा होना या बाल जल्दी टूटना, ये इसका कारण सबसे बड़ा वही है। अगर हम चापाकल का पानी पीते हैं या फिर आप कुआं का पानी पीते हैं तो हम लोग पहले पोखर का पानी पिया करते थे, वो मिट्टी का जो लेवल होता है उस लेवल के माध्यम से सारा मिनरल्स हम लोग की बॉडी को मिल जाया करता था। बट इसमें ये भी तो देखेंगे कि उसमें बहुत ही बैड पार्टिकल्स भी तो रहते हैं। आप हमको देख लेना, पिछले 5 साल से जब से हमें जानकारी हुई है तब से हमने आज तक RO का पानी नहीं पिया। अपने घर में हमने चापाकल लगवा रखा और चापाकल का पानी पीते हैं। अगर चापाकल नहीं मिलता हो तो मोटर का पानी पीते हैं, चला। हमें आज तक कोई परेशानी का महसूस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा। एक बार बीमार भी नहीं पड़े 5 साल में, तो कैसे कहें कि हम RO ही सबसे प्रथम जरूरी है। ये तो धारणा की बात है, ठीक है, मगर जो ये है कि आम लोगों को ये समझना होगा कि हम क्या खा रहे हैं, भूख मिटाने के लिए या फिर अपने आप को मारने के लिए। निश्चित बात है। आयु भी घटती जा रही है। आप लोगों की आयु को भी देखेंगे तो हमारे काफ़ी मित्र लोग हैं जिनको कम उम्र में ही, हमारी उम्र से तब 10-5 साल पहले से ही उन लोगों को, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, तो ये काफ़ी दुखदाई लगता है। और चूँकि अब हमारा क्षेत्र ये है तो हमको काफ़ी लोग पसंद करते हैं और ये जानकारी लेते रहते हैं कि हम लोग क्या खाएं, कैसे रहें, क्या करें, तो हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो हमने जो सीखा है लोगों से, जो जाना है बाहर से, वो हम लोग भी इस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और जब लाभ मिलता है तो ऑटोमेटिक है कि वो उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं। अतुल जी, ये पंचगव्य क्या चीज़ है? पंचगव्य हमें गाय से मिलने वाली 5 गव्यों के द्वारा उसी का नाम है। जैसे कि गाय हमें गोबर देती है, गोमूत्र देती है, दूध देती है, उसी दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं, उसी मक्खन से पहले घी निकालते हैं, तो इसे ही पंचगव्य कहा गया है। और इस 5 गव्यों को अलग अलग जब क्वांटिटी में मिला के हम लोग यूज करते हैं तो उसको पंचगव्य कहते हैं। और ये पंचगव्य का शरीर पे बहुत विशेष फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग एक ड्रॉप बनाते हैं पंचगव्य का, उसे नासिया ड्रॉप कहा जाता है। वो नासिया ड्रॉप पंचगव्य घृत ही होता है। वो घृत को डालने से, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि नाक में नींद ही नहीं आ रहा है उसको और खराटा काफ़ी आता है, तो वो समय उसका काफ़ी लाभ मिलता है, वो पंचगव्य घृत है अपना। और काफ़ी जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो लोग भी रेफ़र करते हैं कि नहीं, अपने पंचगव्य घृत यूज करना चाहिए, चूँकि उससे काफ़ी बल भी मिलता है और काफ़ी जो बीमार हो चुके होते हैं उनको भी काफ़ी इसमें सहायता मिलती है मेडिसिन के साथ काम करने में। जैसे घी की बात होती है, देसी घी, और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है, तो इसमें क्या देसी घी के बारे में आप कुछ हमें बताएं कि उसके क्या फ़ायदा है? देसी गाय के घी का कॉस्ट होने का एक रीज़न क्या है कि जो विधि होती है घी निकालने की ना, वो सर्वप्रथम हम लोग जो दूध होता है वो दूध को दही जमाते हैं। दही जमाने के बाद सुबह सूरज से उगने से पहले उसे दही को मथनी किया जाता है। पुराने समय में देखे होंगे एक मथनी होती थी जिसमें बेलन टाइप माखन निकालने की प्रक्रिया होती थी, उसे रस्सी के द्वारा किया जाता था। वो करना होता है। वो करने के बाद वो 30 लीटर दूध करीब लगता है 1 लीटर घी बनाने में। उसके बाद उसमें से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को जब गर्म किया जाता है तब घी निकलता है। नेचुरल प्रोसेस यही हुआ। अभी का जो प्रोसेस है, अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो वो लोग क्या करते हैं कि कच्चे दूध से ही क्रीम निकाल लेते हैं और क्रीम को गर्म करके घी निकाल लेते हैं, तो वो तो जर्सी का हो गया। फिर भी जो प्रोसेस, नॉर्मल जो प्रोसेस है वो यही है कि घी के द्वारा, घी जो निकालना है वो दही के माध्यम से ही निकालना है। जैसे हम लोग घर में भी निकालते हैं, सारी महिलाएं तो निकालती ही हैं, तो जो दूध गर्म होता है उसके बाद जो उसके ऊपर जो मलाई बैठती है उसको स्टोर करते हैं, काफ़ी दिन स्टोर रहता है। बट अभी तो फ्रिज है तो उसमें स्मेल नहीं आता, वो स्टोरेज करने के बाद वो घी निकलती है।
तो क्या ये घी शुद्ध है? ये इस तरह की घी का यूज़ करना जी चाहिए? एकदम नहीं, इसको यूज़ करना है। वो जो हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, जो भी परेशानी हो रही है, जो आदमी हाँफने लग जाता है थोड़ा सा भी चलने पे या कुछ भी करने पे, कोलेस्ट्रॉल तो लेवल वो बढ़ सब जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। घी का एकमात्र नियम है, वो उस नियम से अभी तक कोई दूसरा छेड़छाड़ नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे ही वो मथनी होता है ना घी, तो वो मथनी होने के क्रम में जब अंदर में मट्ठा होता है वो आपस में टकराता है, तो टकराने के क्रम में जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा के रूप में जब जो सामान निकलता है उसे मक्खन कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि जब देवता और जब राक्षसों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी और जब मंथन होने लगा, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन नहीं था, आप देखेंगे कि उसमें क्षीर मंथन था। वो जो समुद्र था ना, उसको क्षीर सागर कहा जाता है। क्षीर का मतलब दूध होता है। तो वो दूध सागर में जब मंथन हुआ तो एक तरफ वो देवता खींचते थे, एक तरफ दानव खींचते थे। जी। तो वो जो खींचने की प्रक्रिया थी तो मंथन होता था, और मंथन होते होते क्या निकला उसमें से, अंतिम में तो मक्खन अमृत निकला था। और आप देखेंगे कि दूध का जब मंथन किया जाता है, जब दही का, तो उसमें क्या निकलता है, तो मक्खन निकलता है। इसीलिए तो मक्खन खा के श्री कृष्ण जी पूरे भारत क्या कहेंगे, पूरे विश्व पे वो लोगों का साम्राज्य था उनका। इसीलिए कहा जाता है कि घी हमेशा अच्छा खाना चाहिए, और घी की जो ओरिजिनल विधि है उसी तरीके से उसको बना के खाना चाहिए। जी अतुल जी, किसानों को कितना लाभ होगा ये सबसे? कि सबसे खुशी होती है इस बात को सोच सोच के कि हम लोग किसान को अच्छा लाभ पहुंचा पा रहे हैं। चूँकि जब अनाज के बारे में उनको बताते हैं तो उनका कहना खुद होता है कि ये अनाज उगाना बहुत आसान है। तो हम लोग भी खुश होते हैं कि अब हमें साउथ तरफ नहीं जाना होगा उसको लेने के लिए। तो उनको हम लोग उनसे परचेज भी करते हैं, अनाज वगैरह भी। उसके बाद हम लोग उनको विधि भी बताते हैं। अगर बीज की ज़रूरत होती है तो हम लोग उनको बीज भी साउथ से मंगवा के देते हैं कि आप इस बीज को यूज करें। उसके अलावा हम लोग जो सर्वप्रथम जो बताया आपको कि हम लोग जो गाय का चारा होता है ना, वो चारा हम लोग मल्टीकट चारा उनको बताते हैं। उस चारे में सर्वप्रथम जिंजवा ग्रास आता है, उसके बाद अजोला ग्रास आता है, उसके बाद कोएफेक्स 31 हम लोग कहते हैं उसको, और फिर जनेर की अलग अलग वेराइटियाँ होती हैं। उसके बाद गोपाल मनी है, हीरा मनी है। इस टाइप का ऐसा चारा है कि हम लोग एक बार उसको इंस्टॉल करते हैं खेत में ना, वो जीवन भर रह जाता है। तो जीवन भर का मतलब है कि किसान काट के खाली खिलाना उसका काम है। उसको बार बार खेत को जोतवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न बार बार उसको बीज डालने की ज़रूरत पड़ती है, न खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाय अच्छा खाती है तो अच्छा देती है तो अल्टीमेटली हम लोग को अच्छा मिलता है। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा ज्ञान हमें दिया। और बहुत लोग भ्रम में भी बहुत कुछ अपने सेहत के साथ और अपने आप के साथ मतलब बुरा ही कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी इस जानकारी से बहुत लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा, और बहुत जल्द हम आपके गौ मंदिर में आएंगे और वहाँ से लोगों को बताएंगे कि देसी गाय और विदेशी गाय में क्या फ़र्क होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल। हमारी जो संस्था है गौ मंदिर, उसकी तरफ से रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और केवी स्टूडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें प्रमोट किया और हम लोगों से ये जानकारी ली कि ये क्या होती है, ये दोनों में डिफ्रेंसेज क्या है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको ये बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। स्टार्स ऑफ बेगूसराय जो हमारा केवी स्टूडियो का जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसमें पूर्ण जानकारी लें। रोशन सर जो ये काम कर रहे हैं ना, इसी माध्यम से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं लोग, जो छिपे हुए थे, जो आम आदमी से पहुंच के दूर से, उनको भी वो सामने ला रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग तक पहुंच पाता है, लोग पहुंच रहे हैं और पता चल पा रहा है कि वो क्या हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए। जिसका जो क्षेत्र है वो उनसे मिलते हैं, समझते हैं। सर के इस प्रयास से काफ़ी लोग हमें भी, जो हमारे क्षेत्र के हैं, वो हमसे मिले, हम उनसे मिले। तो सर को हम काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए। और डॉक्टर रोशन सर का एक फेसबुक पेज है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप उससे ज़रूर जुड़ें ताकि विभिन्न विषयों पे आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।